ट्रस्टी बनाएं उसी को गार्डियन भी बनाएं। अगर आप ट्रस्टी एक बना देंगे, गार्डियन बी को बना देंगे, तो वो आपस में लड़ते रहेंगे। जो जायदाद जिसके पास होगी कब्जा, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इस बच्चे को ये लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। जो उसका गार्डियन को कहा उसको लैपटॉप की ज़रूरत है, कहेगा नहीं सही ऐसा करो 500 वाला लो, कहते नहीं 1000 वाला चाहिए मुझे। वो खाम में ना दोनों में एक चपकलिश शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जिसको फर्स्ट ट्रस्टी बनाए उसी को ही गार्डियन बना के जाए। अगर माइनर बच्चे हैं, अगर माइनर बच्चे हैं, माइनर एज 18 अंडर 18। लेकिन आपने जो अभी बात की ना, उसको एक और मेरे जहन में एक पॉइंट आया जो कि कुछ लोग करते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं नहीं जी, हम अपने बेशक एज 18 है लेकिन हम अपने बच्चों को जायदाद अपनी 25 साल से पहले नहीं देंगे। आप अपनी विल में ये बता सकते हैं, बाय लॉ यू हैव द राइट टू डू दैट। अगर आपने कोई एज नहीं बताई तो लीगल एज 18 है। अगर आप चाहें कि नहीं जी 20 साल कर दें, 25 साल कर दें, यस इट इज़ लीगल, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू इंस्ट्रक्ट योर लॉयर कि उसको इस तरह से कर दे। गार्जियन का ये विल में हम इंक्लूड कर देंगे, विल डॉक्यूमेंट। जी, विल का हिस्सा होता ही है, विल का हिस्सा होती है। और हम लोग जो विल बनाते हैं उसमें जो जिस क्लाइंट का हमें पता होता है कि वो मुस्लिम है, तो हम उसमें उसके लास्ट जो उसकी रसूमात होता है उसको भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुसलमानों के तरीके से दफनाया जाए, मुझे किसी और मज़हब के तरीके को फॉलो ना किया जाए। तो वो भी कोई मतलब एक स्टैंडर्ड सी क्लॉज होती है। और इसके अलावा विल जो है किसी के मरने के बाद एक्टिवेट होती है। मरने से पहले कोई अगर आपकी विल खोल के पढ़ भी ले, कुछ देख भी ले, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसकी एक्टिवेशन ही मरने के बाद है कि मेरे मरने के बाद ये काम किए जाए। अब कुछ लोग कहते हैं जी हाँ हम अपनी ज़िंदगी में भी कुछ पावर्स देना चाहते हैं किसी को, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी, और कुछ लोग उसको लिविंग विल भी कहते हैं। इट्स अ सेम थिंग। तो वो पावर ऑफ अटर्नी जो होता है उसकी डिवाइडिंग लाइन है डेथ। डेथ से पहले पहले अगर आप किसी को पावर देना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो वो पावर ऑफ अटर्नी के जरिए दी जाती है, और डेथ के बाद अगर कुछ करना चाहते हैं तो विल के जरिए की जाती है, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी मरने वाले के साथ ही पावर ऑफ अटर्नी की भी डेथ हो जाती है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है और हमने विल नहीं बनाया, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ही फिर बाद में लीगल गार्डियन। नहीं जी, मैंने अभी ये इसलिए बताया ना कि पावर ऑफ अटर्नी की डेथ, पावर ऑफ अटर्नी की डेथ जो है मरने वाले के साथ हो गई, वो इट्स अ नल एंड वाइट डॉक्यूमेंट आफ्टर द डेथ। हाँ, इट्स अ नल एंड वाइट डॉक्यूमेंट। नो पावर ऑफ अटर्नी, आप मर गए तो क्या पावर ऑफ अटर्नी, उसकी कोई हैसियत नहीं वो उसके बाद, एक्सपायर हो गया उसी टाइम मरने के टाइम पे ही वो खत्म हो गया पावर ऑफ अटर्नी। उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और पावर ऑफ अटर्नी काम अमूमन वहाँ पे आता है जहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई बाहर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहा है और पीछे दूसरे पार्टनर को उसने कोई जायदाद से डील करना है, या किसी कोई एक स्पाउस जो है वो अगेन मेंटली डिसेबल्ड डिक्लेयर इनकैपेसिटेटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप लोग हैं मोस्टली मिल्टन से ही है गालबन, शायद आप लोगों ने पिछले 2-4 साल में सुना, यहाँ पे 1-2 फैमिली के साथ ये हुआ है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो रात को सोए हैं और सुबह बेचारे फोत नहीं हुए लेकिन वो कोमे में चले गए। बेहतरीन घर है, 4-4 गाड़ियाँ बड़ी खड़ी हुई हैं, लेकिन बीवी के पास किसी चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ नहीं, ना बैंक अकाउंट्स का कुछ पता बीवी को, ना उसके पास कोई अथॉरिटी है। तो लोगों ने उनकी अपनी कम्युनिटी के लोगों ने उनकी मिलके हेल्प की अनटिल वाइफ कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर लेके नहीं आई उसको डील करने के लिए। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स। लेकिन वो छोटा सा एक डॉक्यूमेंट अगर आपने अपनी लाइफ में बना दिया हो, तो अगर ऐसी कोई खुदा न खासा सिचुएशन आ जाती है तो जो सेकंड स्पाउस है वो बहुत सारे डिसीजन ले सकता है एक्सेप्ट टू डील विद द बैंक, क्योंकि ये पावर ऑफ अटर्नी होती जो होते हैं ना वो बैंक को के साथ डील नहीं, बैंक उसको नहीं मानते। बैंक कहते हैं अगर तुमने किसी को पावर देना, हमारी ब्रांच में आके उनका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, वो साइन करो तो वो बैंक डील करने देते हैं। अदरवाइज जो हम लोग पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं बैंक उसको एक्सेप्ट, मोस्टली द बैंक एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को फॉर देयर डीलिंग। अदरवाइज आप उस पावर ऑफ अटर्नी की बेस पे प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, मॉर्गेज भी ले सकते हैं, और आप और भी जो काम करना चाहें रूटीन के ज़िंदगी में वो कर सकते हैं उस पावर ऑफ अटर्नी के साथ। तो भाई मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों का ऑलमोस्ट। अगर ये जॉइंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट जॉइंट होता है नॉर्मली मियां बीवी का,
उस सूरत में अगर एक की डेथ में तो उसका क्या किस तरह नहीं नहीं, वो देखिए वो जो ज्वाइंट, देखिए जो चीज़ें ज्वाइंट है ना बैंक में, बैंक के ज्वाइंट अकाउंट, मेरा जहाँ तक ख्याल है बैंक में भी दो तरह के ज्वाइंट अकाउंट होते हैं। अगर कोई यहाँ पे बैंकर भाई हमारा है, शायद वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सके कि बैंक में भी दो तरह के ज्वाइंट अकाउंट होते हैं। एक होता है ईदर और, या एक होता है टुगेदर। ईदर और का मतलब होता है कि दोनों ही इक्वल ओनर हैं, दोनों में से कोई एक भी उसको डील कर सकता है। अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ज्वाइंट आपने ऐसे लिखा हुआ है, नहीं, जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, फिर वो फंस गए। नहीं, लेकिन आप बैंक में जाते हैं तो बैंक ये आजकल अकाउंट खोलते हो तो पूछता नहीं है, तो इन दैट केस तो आइदर सर्वाइवर का हिस्सा है वो अप्लाई होगा या बोथ हैव टू साइन। सर जी, ये आपको बैंक के अकाउंट पे जाके पूछना पड़ेगा। बैंक अकाउंट जो आप खोलते हैं मैं इस तरह के ये दोनों क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं एड्रेस कर सकती हूँ। आखिरी क्वेश्चन कर लूँ आदिल भाई से। जी, जी। भाई ये विल जो है सिर्फ लॉयर ही बना सकता है, जो लीगलिटी होती है उसकी, या जैसे आम लोग भी कहते हैं, लोग कहते हैं अवेलेबल है और ये सारा करो ऑनलाइन, कुछ मस्जिद में भी लोग बैठे होते हैं वो बना देते हैं कि ये एप्लीकेबल होगी। तो इस पे ज़रा बताइएगा कि लीगलिटी का क्या है उसका? जी देखिए, ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे बहुत सारे लोग हैं, इसकी कुछ मिसकंसेप्शंस भी इसके ऊपर हैं। मैंने खुद कुछ मसाजिद की विल्स देखी हैं जो मेरे क्लाइंट मेरे पास लेके आए हैं। जब मैंने इसको थोड़ा सा लीगली देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेबल ही नहीं हैं यहाँ के कानून के मुताबिक। ठीक है, एक विल में तो यहाँ तक लिखा हुआ था कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो सारा कुछ इस मस्जिद को चला जाएगा। उस मस्जिद का नाम लिखा होता है उसके अंदर। अभी ठीक है। कल एक जगह था, 2 मिलियन का घर है, उन साहब ने मस्जिद के नाम कर दिया और एक और ट्रस्टी बना दिया कि ये 2 आदमी एविडेंस है। तो मस्जिद वालों ने उनसे कहा कि आपके बच्चे हैं, तो उसका जवाब मुझे नहीं पता क्या उन्होंने दिया, लेकिन ये साइन इट फॉर द हाउस। अगर इस्लामिक लॉ के लिहाज से कहेंगे ना तो आप 1/3 से ज़्यादा शरई नहीं किसी कर को दे सकते। ही नहीं सकते। सीधी बात उसमें जाती है। उसके अंदर अगर आप शरई लॉ लेकर आएंगे ना, एक मकान और वैसे नहीं देखें, अभी हम वो बात करें जो इनसे रिलेटेड। अभी डिस्कशन बाद में कर लेते हैं। और उसको थोड़ा सा ना रैप अप कर दें कि जो आपने कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं। एक आपने पावर ऑफ अटॉर्नी का, ट्रस्टी का, गार्डियन का, एक दफा और रैप कर दें। एक- मैं ऐड करने के विल में उमूमन जनरली यहाँ पे विल किस चीज़ों की बनती है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है उसमें? Okay, that's a good thing to know. That's a good thing to understand this thing. अगर किसी के पास बिल नहीं है तो क्या नुकसान होगा? अच्छा जी, पहले उनका सवाल का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आप मरने वाले की हर वो चीज़ या जायदाद जिसकी कोई डॉलर वैल्यू है वो आपकी स्टेट है, जिसमें आपका घर, गाड़ी, आपकी ज्वेलरी, आपके घर में पड़ी एक चेयर जो है उसकी भी अगर $1 कीमत है तो वो आपकी जायदाद है। आपके बैंक अकाउंट, आपके बिजनेस के शेयर्स जो हैं सारे, अमूमन बिजनेस वाले लोग जिनके थोड़े से बड़े बिजनेस हैं वो 2 विल्स बनाते हैं। एक बनाते हैं अपने पर्सनल एसेट्स की विल, एक बनाते हैं अपने बिजनेस एसेट्स की विल। वो भी एक अलग से सिनेरियो है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वो एक अगेन एक बड़ी लंबी डिस्कशन है वो। मोस्टली क्या होता है, बैंक अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं वो आप बैंक जाएं वो खुद ही जो है उसमें वो कर देते हैं, तो आपका सक्सेसर होता है, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो डील हो जाती है। तो मोस्टली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ों को आप विल में करते हैं। व्हाट अबाउट गोल्ड या फिर गाड़ी है? एवरीथिंग मैंने भी जिक्र किया ना। गोल्ड क्या, अगर जैसे सेफ्टी डिपॉजिट आपका रखा हुआ है, आपके पास चाबी है, आप जाके मियाँ बीवी है या तीसरा कोई इसमें है, वो जाके निकाल लाता है जी, तो गवर्नमेंट क्या कोई इसमें है कि कोई टैक्स होता है या कोई चीज़ जी होती है? प्रोबेट हर, देखिए विल जो अब हम विल का प्रोबेट के लिए फाइल करते हैं, अब ये जो ये भाई जो बात कर रहे हैं वो हम आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग समबडी हैज पास्ड अवे, हाँ, राइट? जैसे अपनी वाइफ को बनाया हुआ ये था, बच्चे को इसका, बनाया हुआ था, उसने क्या किया है कि उसके पास चाबी भी है, उसके पास वो भी है, या। वो जाके निकालता है, तो उसके लिए बिल की जरूरत है। मैं दूंगी, इसका जवाब भी दूंगी। मैं इसे भी इंक्लूड करूंगी। एक्चुअली ये एरिया भी मेरे अंडर आता है जी। ये नहीं, इसका जवाब विल में इसमें इसलिए लिखूंगा कि हम जब विल बनाते हैं उसमें जिक्र करते हैं कि जितनी भी क्या-क्या मेरी assets हैं। ज्वेलरी है, जितनी भी मेरे वैल्यूएबल्स हैं, वो सारे इस विल के जरिए डिवाइड किए जाएंगे। कुछ लोग इस चीज़ को कवर करने के लिए अपनी चीज़ों की लिस्ट भी अटैच कर देते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाता वो। नहीं, गवर्नमेंट पास तो कुछ नहीं ज्वेलरी जाता। का तो कोई या गाड़ी का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे कहने का मकसद ये कि जैसे बिल में घर है आपका, राइट, वो आप बाईपास नहीं कर सकते गवर्नमेंट का, ठीक है।
लेकिन जो बाईपासिंग की बात कर रहा हूँ कि ज्वेलरी जो है वो आप बाईपास कर सकते हैं आपसे। सर जी करने को जो मर्जी करें, मैं तो आपको सर लीगल चीज़ बता रहा हूँ, आप यू शुड नॉट बाईपास एनी सिंगल डॉलर ऑफ योर स्टेट। अगर आप बाहर से बाईपास करना चाहते हैं लॉयर को नहीं, क्योंकि हम लॉयर हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। हम अपने क्लाइंट को कहते हैं जी हमें डिटेल दो, तुम्हारा बाप या माँ जो है वो स्टेट में क्या छोड़ के गया है, वो हमें लिस्ट देते हैं। अगर वो हमें जेवर नहीं बताते तो मैं उनको ये थोड़ी कहूँगा हाँ भाई जेवर बताओ, हम बिल्कुल जेवर बताने का नुकसान ये है, जो भी स्टेट की वैल्यू आप हमें बताएंगे ना, और बैंक में 50,000 पड़ा हुआ है, हम सबको ऐड करके अगर से 3 लाख बनता है तो जितनी भी वैल्यू आपकी स्टेट की बनेगी उसके ऊपर 1.5% प्रोबेट फी पे करनी होती है, वो हम करते हैं। उस 1.5 पे करने के बाद ही कोर्ट एक कोर्ट ऑर्डर इशू करता है टू अलाउ द ट्रस्टी टू टेक केयर ऑफ द स्टेट। सिर्फ ये नुकसान है उसका कि 1.5 होना पड़ता है। और दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर जो बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरी में जिनको हिस्सा मिलना जायदाद में से, अगर उनमें आपस में कभी खुदा न खास्ता झगड़ा हो जाए जायदाद को लेके और वो हमारे पास आ जाए, तो हम तो उनको वही बताएंगे जी हमें तो सिर्फ ये डिक्लेयर किया गया हुआ था। वो कहेगा नहीं जी मेरे भाई ने वो 50,000 का सोना निकाल लिया था, उसने डिक्लेयर नहीं किया। इट मीन्स दे कैन ग्रैब यू दैट ब्रदर टू द कोर्ट कि इसने मिस अप्रोप्रिएशन की है ट्रस्ट फंड्स में, और उसके खिलाफ सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों चार्जेस हो सकते हैं। अगर आपस में छुपा के करना चाहें, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, दैट शुड नॉट बी डन। करने के नुकसानात क्या है अगर विल नहीं हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल जी। विल नहीं है तो आपको फिर, और आप पीछे जायदाद छोड़ गए हैं, पहली बात तो है विल नहीं है और जायदाद है, तो उसके लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ता है, जिसमें हमें कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ट्रस्टी विदाउट अ विल। वो 2 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ट्रस्टी विद अ विल और एक होता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ट्रस्टी विदाउट द विल। तो उसमें कोई भी, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि अगर कोई ट्रस्टी नहीं बचता तो आपका कोई जानने वाला बहन भाई, कोई करीबी, कोई भी आपका ट्रस्टी बन सकता है। इस केस में भी कोई मरने वाला का कोई भी करीबी कोर्ट में जाके वो सर्टिफिकेट ले सकता है, और फिर जो डिवीजन होगी उसकी वो कनेडियन लॉ के मुताबिक होगी, नॉट एज पर एनी अदर लॉ। प्रोबेट फी उसमें भी लगेगी, सेम 1.5% प्रोबेट फी लगेगी। ना वो जो कनेडियन लॉ है वो ब्लाइंडली फॉलो होगा उसके अंदर। अगर बाई हैंड हमने लिख दिया कि हमें इस तरह से बच्चों को शेयर किया जाए, है ना, सपोज हम दिलवाए के बाद नहीं गया, लेकिन मैंने रख लिया, साइन कर दिया, हाँ, तो दैट विल बी इफेक्टिव आफ्टर। फिर वो हमारा फ़ायदा है, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है हम लोगों का, क्योंकि मरने वाले के बाद जो बंदा हमारे पास विल के साथ आता है, हम तकरीबन $5,000 हमारा बिल बनता है प्रोबेट लेने का, हाँ, कोर्ट से ऑर्डर लेने का। जब ऐसे कोई आता है वो हमारा 15 से $20,000 का बिल बन जाता है। तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि भाई तुम ले आए हो ऐसी बिल हमारे पास, आ जाओ आप। अच्छा ऐसे ही नहीं होगा, प्रॉब्लम है ना, आप लोग करना है ना, उसे वैलिड तो करना है उसको, आप उस विल को साबित करना कोर्ट में एक अजाब होता है, क्योंकि विल की जब अभी आई एम सॉरी उन्होंने ऐसी बात की, इसलिए मैं कर यार गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन, बिकॉज बहुत से लोगों ने घर पे बनाई हुई है, सो वेरी गुड क्वेश्चन, नॉर्मली खुद ही बना के घर में रखी हुई है। व्हिच इज अगेन सॉरी आई एम सॉरी छोटा स्टेप किया हुआ है लेकिन बड़ा स्टेप भी कर सकते हैं। When a will is signed by you as an attorney, that is valid will? देखिए जो हम बनाते हैं ना, जो हम बनाते हैं उसके विल, यहाँ पे विल की एग्जीक्यूशन के भी कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो कि हम हर विल में फॉलो करते हैं। अगर हम लोग यहाँ कोई भी लॉयर बनाता है, दैट्स अ वैलिड विल। अगर आपने घर में बना के तकिए में रख दी है और उसके बाद गुजर लिए हैं, वकील अटॉर्नी ने साइन कर दिया उसको, then सर अटर्नी के साइन जो होते हैं ना वो 2 तरह की बात होती है। अगर वकील ने बनाई है विल तो वो तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन का, खाली अटर्नी के साइन जरूरत नहीं होती। जो आपके विटनेस है ना उसके ऊपर, उनके भी एफिडेविट्स होते हैं। दिस आर द प्रोसीजरल थिंग्स। अगर वो एफिडेविट्स हैं तो चलेगा, अगर वो एफिडेविट्स नहीं है तो वकील का काम दुगना तिगना हो गया मरने के बाद। जो आपने, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में 3-4 शो तो बचा लिया, लेकिन मरने के बाद आपके बच्चों ने वही 3-4 शो की जगह 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा दिए वकील को उसको वैलिडेट करने के लिए। सो इट इज़, आई ऑलवेज सजेस्ट, इट इज़ नॉट अ वेरी वाइज आइडिया
कि इस चीज़ को आप करें। अभी बताएं कि अगर किसी ने विल बनानी है तो आपको कैसे कांटेक्ट करें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता दें और उसका प्रोसेस क्या है बनवाने का, थोड़ा एक्सपेंसिव। जी, हमारी आप जो वेबसाइट है adil@adillaw.ca और मेरे ऑफिस का नंबर है 9055027474। जी, मैं बिजनेस कार्ड दे दूँगा और हमारा ईमेल एड्रेस adil@adillaw.ca है। आप मेरे ऑफिस में फ़ोन करके या ईमेल भेज के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।